गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम अगेन दिस चैनल। आई होप उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और बीजगणित में आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है थ्योरी ऑफ इंडिसेस, घातांक सिद्धांत, जिसको पावर एंड एक्सपोनेंट्स, घात और घातांक बोल सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर मैथ्स। ओके, तो यहाँ पर डे 1 की क्लास में हम लोग का टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट, या बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ इंडिसेस। अब इसमें क्या होता है ये चीज़, तो देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे मैं कहूँ ए को ए से गुणा कर देना, ये उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्लियर है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ये चीज, ये आपका संख्या का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर कहलाता है। ओके, अब यहाँ से एक लॉजिक समझो। अभी आपको ये समझ में आया ये ए का स्क्वायर कैसे बन गया। मैंने बताया किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, उसी संख्या से गुणा कर देना, किसी संख्या को स्वयं की संख्या से गुणा करना, ये वर्ग कहलाता है, स्क्वायर करना कहलाता है, वर्ग कहलाता है, उस संख्या का स्क्वायर कहलाता है। बोले इतना क्लियर है? अब जैसे a को एक से मल्टीप्लाई किया गया तो a का स्क्वायर हो गया। अब जैसे a का स्क्वायर हुआ, ओके, तो ये जो a है किस संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a को, यानी कि बेस वाली संख्या कौन है? a है। तो ये जो a होती है, या जिस संख्या को 2 बार 3 बार या बार बार मल्टीप्लाई किया जाता है, उस संख्या को आधार यानी कि बेस बोलते हैं। उस संख्या को आधार यानी कि बेस बोलते हैं। और जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में, यहाँ 2 बार किया गया है। अगर यहीं पर मान लीजिए a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a ऐसे होता तो हम a की पावर 3 लिखते हैं। अगर यहीं पर a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a होता तो यहाँ पर a 4 बार है आपस में मल्टीप्लाई किया गया, तब यहाँ पर हम a की पावर 4 लिखेंगे। तो आप कहेंगे अगर इसी तरह a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a और ऐसे करते करते इसको मान लीजिए लिखा गया है 10 बार। कितनी बार लिखा गया है? 10 बार लिखा गया है। तो क्या इसको हम a की पावर 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब प्रश्न आता है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई ऐसे करके n बार। अब n का वैल्यू 1 2 3 4 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज लिखा है तब इसको जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार लिखा जाता है वो घात में यानी कि ऊपर पावर में चला जाता है। क्लियर है? तो a की घात n हो जाएगा। बताइए समझ में आया? तो देखिए, जिन संख्या को बार बार आपस में मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है उनको आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जितनी बार लिखा जाता है, यहाँ जैसे a की पावर 2 है, जितनी बार लिखा जाता है उसको घात बोला जाता है, उसको पावर बोला जाता है। जितनी बार लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे घात क्या है, तब आप क्या बताओगे? जितनी बार लिखा जाता है, संख्या को जितनी बार लिखा जाता है, संख्या को जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, संख्या को जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, जितनी बार आपस में गुणा किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? घात या पावर कहते हैं। अब आधार किसे कहते हैं? तो जिस संख्या को
जिस संख्या को आपस में गुणा किया जाता है, जिस संख्या को आपस में गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है, उसे कहते हैं बेस, यानी कि उसे कहते हैं आधार। तो याद रहेगा, जिस संख्या को आपस में गुणा किया जाएगा उसे बेस कहेंगे या उसे आधार कहेंगे, और जितनी बार आपस में गुणा किया जाएगा उसे घात कहेंगे, पावर कहते हैं। और घात में जो भी संख्या रहेगी, जैसे यहाँ घात में 2 है, तो घात में जो भी संख्या रहती है उसे कहते हैं घातांक, क्योंकि घात का अंक, घात में जो भी संख्या रहती है उसे क्या कहेंगे, घातांक। बताइए समझ में आया इतना? अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने बताया a इंटू ए इंटू ए इंटू, मान लीजिए n बार लिखा है, तब a की पावर n कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जैसे क्वेश्चन अगर लिखा हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना, अब इसका आंसर क्या होगा, तो आपको होगी 1 2 3 4 5, यानी कि 2 को आपस में 5 टाइम लिखा गया मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि 2 की घात हम कर देंगे 5। क्या कर देंगे, 2 की घात 5 कर देंगे, बस सिंपल सा। अब आपको इसका मतलब 2 इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, ऐसे सपोज करो ये लिखा है 50 बार, ये कितनी टाइम लिखा है, 50 टाइम लिखा है, 50 बार लिखा है, तो क्या इसको हम 2 की घात 50 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। क्लियर है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, बिल्कुल आपको 50 कर देना है। समझ में आया? यहाँ पर घात में 50 है और 50 है घातांक, यानी कि घात का क्या अंक है 50 और 2 क्या है, आधार है। इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अब इसमें कुछ लॉजिक चलते हैं, कुछ रूल चलते हैं, उन्हीं को घातांक सिद्धांत बोला जाता है। जैसे कुछ लॉजिक या रूल चलते हैं, ध्यान से समझना क्या लॉजिक रूल। जैसे किसी संख्या की पावर अगर कुछ नहीं, ध्यान देना, किसी संख्या की पावर कुछ नहीं, या ए में मान ले रहा हूं कोई संख्या है, जैसे ए संख्या की पावर कुछ नहीं है, तो समझ लो जिस संख्या की पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 मानी जाती है। अगर किसी संख्या की पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 मानी जाती है। अब इसको ऐसे समझो, या दूसरा समझने का तरीका होता है, दूसरा क्या होता है, या करके किसी संख्या की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर सेम वही संख्या आता है। किसी संख्या की अगर पावर 1 है तो उसका आंसर सेम वही संख्या आता है। तो इसको दोनों तरीके से, किसी संख्या की पावर कुछ नहीं है तो उसको जो है उसकी पावर 1 मानी जाती है, लेकिन अगर किसी संख्या की पावर 1 है तो उसका आंसर क्या आता है, सेम वही संख्या उसका आंसर होता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? अब दूसरा क्या होता है इसी में, अब आपको होगी, मान लो किसी संख्या की पावर 0 है तो क्या उसका आंसर 0 आ जाएगा? नहीं, यही तो ध्यान देना। अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी संख्या क्या आती है, 1 आती है, सॉरी उसका वैल्यू, उसका मान जो है 1 होगा। किसी संख्या की पावर 0 है तो रिमेंबर दिस, याद रखिएगा। अब ये दो चीज, एक लॉजिक ही तो है भाई, किसी संख्या पर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, किसी संख्या की पावर 1 है तो उसका वैल्यू a, मतलब सेम वही संख्या माना जाता है। और किसी यहाँ संख्या मान लिया गया a कोई संख्या है, a कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर है? अब जैसे a जो है, अगर किसी संख्या की पावर 0 है, घात 0 है, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब प्रश्न आता है, सर इस हिसाब से किसी संख्या का तो पावर माइनस में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी संख्या की पावर, मान लीजिए a की पावर -m है, किसी संख्या की पावर माइनस है और ज़रूरत लग रही है उसे प्लस बनाने की, तो क्या करना, 1 में उसे प्लस बना देना, बस सिंपल से याद रखो। किसी संख्या की पावर माइनस में है और उस पावर को प्लस में बनाना है तो 1 में उसको कर देना, और
जो पावर माइनस में थी अब उसको प्लस के साथ लिख देना, यानी कि 1/a की पावर m कर देना। बोलो समझ में आया? इसी तरीके से इसका एकदम उल्टा भी रूल चलता है। किसी संख्या की पावर, जैसे a की पावर m, किसी संख्या की पावर अगर धनात्मक है, क्या है, किसी संख्या की पावर धनात्मक है और उसको हमें बनाना है ऋणात्मक, यानी कि हमें आवश्यकता लग रही है कि पावर को हमें नेगेटिव दिखाना, तब 1/a के साथ जो है पावर को माइनस में कर देना, 1/a की पावर माइनस m कर दो, 1/a की पावर क्या कर दो, माइनस m कर दो। बस सिंपल सा यही काम करना है। बताओ समझ में आया? अच्छा, इसी चीज को दूसरे हिसाब से भी समझा जा सकता है। अगर a की पावर माइनस m है तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m, या मान लो अगर कभी कोई संख्या 1/ और पावर धनात्मक के साथ लिखी गई हो, उसको हमें ऋणात्मक बनाना तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो प्लस में थी अब वो पावर माइनस में हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई संख्या नीचे जो है माइनस में है, किसी संख्या की पावर माइनस में है और हमें उस संख्या को नेगेटिव, मतलब पावर को नेगेटिव दिखाना है, तब इसको ऊपर कर देना, यानी कि a की पावर m कर देना। वही चीज है, बस बात को यहाँ घुमाकर बोला गया है। क्लियर है? बताइए समझ में ये चीज? अब क्या होता है, और भी लॉजिक चलते हैं। मान लो पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तब आप क्या करेंगे? जैसे a की पावर m है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर m है, अब इसकी भी पावर n है। देखिए, अगर किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, जैसे a की पावर m और होल पावर n, तो ऐसे केस में पावर को आपस में गुणा कर दिया जाता है। ऐसे केस में क्या किया जाता है? पावर को आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा a की पावर m और गुणे n, m मल्टीप्लाई n, इसको लिख सकते हैं a की पावर m n, याद रहे मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो समझिए, किसी संख्या की पावर के ऊपर पावर हो तो उन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ रहा है इतना? फिर इसके बाद में आगे देखिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में, अब ये तो समझ में आया। देखो एक लॉजिकल चल रहा है, बस आपको ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी। ओके, आप उसकी टेंशन ना लो, लेकिन पहले ये तो समझो लॉजिकल। भाई ये सेट कर लो, किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अब जैसे मान लो a की पावर m लिखा है ना, a की पावर m लिखा है, और जो है मान लीजिए फिर से जो है a की पावर n लिखा है, a की पावर n लिखा है। अब वो इस रूप में है, या जो ऐसा है a की पावर m है और a की पावर n है, फिर a की पावर p है, फिर जो है a की पावर q है, ऐसे ये चल रहा है। यानी कि संख्या को आपस में गुणा किया गया है, लेकिन अलग अलग पावर वाली संख्या को, आधार तो सेम है सबका, अलग अलग घातों वाली संख्या को अगर आपस में गुणा किया जाता है, जहां पर आधार सेम है, तब जब आधार सेम है तो लॉजिक निकालो, जब आधार सेम है तो आधार को सेम ही कर दो, एक ही बार लिखो। पावर अलग अलग है तो पावर को प्लस कर दो, पावर को क्या कर दो? प्लस कर दो। आप यहाँ कहोगे सर यहाँ आधार तो 4 है, चारों आधार सेम है ना, तो एक ही बार लिखो। ओके, चारों की पावर अलग है तो चारों को प्लस कर दो भाई, m प्लस n प्लस p प्लस q, इस तरह से कर दो। समझ में आया ये चीज? अब प्रश्न आया आपने प्लस क्यों किया? तो देखो, मल्टीप्लाई में चीजें ज्यादा होंगी ना, मल्टीप्लाई में चीजें क्या होती हैं? ज्यादा होंगी। बस जब, है ना, मल्टीप्लाई में चीजें ज्यादा होंगी जब दो या दो से अधिक संख्याएं घात में लिखी हो और सभी संख्याओं का आधार समान हो। कंडीशन यही है, आधार समान हो लेकिन पावर घात अलग अलग हो, तब उन सभी घातों का आपस में प्लस कर दिया जाता है, उन सभी घातों को जोड़ दिया जाता है।
समझ में आया, याद रहेगा। लेकिन अब इसका उल्टा चलता है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, मान लो यही मल्टीप्लाई के रूप में ना हो, डिवाइड के रूप में हो, तब क्या करेंगे? जैसे a की घात m और यहाँ डिवाइड है बीच में a की घात n, अगर मल्टीप्लाई के रूप में ना हो, भाग के रूप में, डिवाइड के रूप में हो, तब क्या करेंगे? भाई ऑब्वियसली है ना, जब मल्टीप्लाई में चीजें ज्यादा होती हैं, प्लस करते हैं, तो भाई डिवाइड में चीजें कम होंगी, तो यहाँ पर घातों को आपस में माइनस कर देंगे, घातों को आपस में माइनस कर देंगे और कर देंगे a की घात m माइनस n कर देंगे, a की घात m माइनस n कर देंगे। हो गया, क्लियर है। अब प्रश्न है a की घात m डिवाइड a की घात n, इसको हम कई रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की घात m अपान a की घात n, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी चीज को, अच्छा सेम वही चीज है तो सेम आंसर आएगा, a की घात m माइनस n हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात m और यहाँ स्लैश लगा दो a की घात n, इसका भी सेम आंसर आएगा, a की घात m माइनस जो है n। या इसको रेशियो के भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a की घात m रेशियो a की घात n, इसको भी सेम आंसर आएगा, a की घात m माइनस n। बताइए समझ में आया? इतना क्लियर हुआ सारी चीजें? ये लॉजिक है भाई। हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक संख्या अगर घात के रूप में लिखी हो और सभी संख्याओं का आधार तो समान है लेकिन घातें अलग हैं, तब उन घातों का प्लस कर देंगे अगर वो मल्टीप्लाई के रूप में हो। तब अगर डिवाइड के रूप में हो तब घातों का माइनस में कर देंगे, डिवाइड को हम अपॉन स्लैश या रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें लॉजिक ही चल रही हैं। अब यहीं से एक उल्टा प्रश्न आता है, इसके अपोजिट में आता है, और वो क्या आता है? सर मान लो आधार समान हो, सॉरी मान लो घात समान हो, तो मैंने क्या कहा, घात समान हो, जैसे a की घात m गुणे b की घात m, b की घात m। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है, एक लॉजिक ये भी तो है कि आधार अलग अलग हो, घात समान हो, आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तब क्या करना, अलग अलग आधार को अगर आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है तो आपस में मल्टीप्लाई करके घात को एक ही बार लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं ए बी की घात m लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया? अगर आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, तब क्या करेंगे, उन अलग अलग आधार को अगर वो मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे तो मल्टीप्लाई करके और घात को एक ही बार करेंगे, घात समान है तो घात को एक ही बार लिख देंगे। अब प्रश्न है, अगर मान लो ये मल्टीप्लाई के रूप में हो तब क्या करेंगे? जैसे a की घात m, ओके, और डिवाइड b की घात m। अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना यार, हमने क्या कहा, अगर मल्टीप्लाई के रूप में रहे तो आपस में मल्टीप्लाई करके घात एक ही बार लिखना, तो यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, a डिवाइड b और घात को जो है एक ही बार कर देना। अब डिवाइड को अपान में लिख सकते हैं, तो a है ना अपान b की घात m जो है। अच्छा, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ध्यान देना, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, क्योंकि ये कह रहा है a की भी घात m है, b की भी घात m है, तो a की घात m और अपान में b की घात m। क्लियर है? ये समझ में, एक तरह से यही सारा लॉजिक आपस में चलता है। बताइए ये समझ में आया? ये ऐसे होता है चीजें, इस तरह से आपको समझना। मैंने 9 बताया। अब जैसे मान लो, ध्यान से और देखो, अगर कोई संख्या है वो करड़ी के रूप में लिखी गई है, इसको क्या बोलते हैं? करड़ी बोलते हैं, करड़ी या सर्ड बोलते हैं, करड़ी या सर्ड बोलते हैं। अगर कोई संख्या है करड़ी के रूप में लिखा गया है और करड़ी के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तब तुम क्या करेंगे? उस संख्या की घात में 1/2 करेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या की घात में 1/2 करेंगे। लेकिन मान लो अगर करड़ी के रूप में n करड़ी है ना, ये है। अब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तब क्या करेंगे? उस संख्या की घात में 1/n करेंगे। मतलब जब कुछ नहीं रहेगा तब तो 1/2 करेंगे घात में। अगर n रहेगा, करड़ी के रूप में क्या है?
n रहेगा तब तो घात में 1/n करेंगे, घात में 1/n करेंगे। बोलो इतना क्लियर है? यानी कि जब अब यहीं से एक और लॉजिक निकलता है, वो क्या निकलता है भाई? वो ये निकलता है जैसे मान लो अगर यहीं पर घात m हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लो n, वही सेम क्वेश्चन है और a की घात m कर रहे हैं तो भाई a की घात m इसको छेड़ना ही नहीं, a की घात m ऐसे रहने दो और ये करड़ी के रूप में n है तो 1/n जाएगा। अब घात के ऊपर घात है, आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो a की घात m अपॉन में n होगा। अब यहाँ से एक चीज ये भी आता है किसी संख्या को करड़ी में कैसे चेंज करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए हो a की घात m/n, वही सेम उल्टा क्वेश्चन करें और कोई कह रहा है इसको करड़े के रूप में चेंज करो, तो हमेशा याद रखना घात के रूप में जो अपान वाली संख्या रहती है ना, मैंने क्या कहा, घात के रूप में जो अपान वाली संख्या रहती है, कौन वाली? घात के रूप में जो अपान वाली संख्या रहती है, हर वाली संख्या रहती है, उसको वो करड़ी में आ जाता है हमेशा, वो n करड़ी में आ जाएगा और ये जो अंश वाली संख्या रहेगी उसको बिल्कुल घात के रूप में लिख देना है, बस यही सब। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन कह दूं 2 की घात 5/7, इसको करड़े के रूप में लिखो तो हर वाला करड़े में आता है, यानी कि 7 करड़ी और यहाँ 2 की घात 5, बस सिंपल सा। ओके, समझ में आई चीजें? अब यहाँ पर ये जो है आपने देखा, जैसे पहला आपने देखा किसी संख्या की घात कुछ नहीं तो घात 1 मानी जाती है, इन्हीं सबको घातांक सिद्धांत बोला जाता है, इन्हीं सबको घातांक के रूल बोला जाता है, घातांक के नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम बोला जाता है, या जो है इन्हीं को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इंडिसेस, थ्योरी ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक सिद्धांत बोला जाता है। तो घातांक सिद्धांत में एक तरह से मैंने कितने सिद्धांत दिए, मैंने आपको बताया पूरे 12 सिद्धांत। पहला क्या है, अगर किसी की घात कुछ ना हो तो घात 1 मानी जाएगी, या उल्टा बात बोल सकते हैं किसी की घात 1 हो तो इसका आंसर सेम वही संख्या आएगा, घात 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, घात के रूप में माइनस वाली संख्या है तब उसको प्लस बनाना है, 1/n के साथ में वो घात प्लस में हो जाएगी। इसी तरह 1/n प्लस में घात है तो इसको जब माइनस में बनाएंगे ऊपर जाएगा a की घात -m हो जाएगा। a की घात m अगर धनात्मक है, ऋणात्मक बनानी है तो 1/a की घात -m होगा, 1/a की घात -m ऊपर जाएगा तो +m हो जाएगा। घात के ऊपर घात हो तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m + n। और दूसरा नंबर, या अगर यही 2 3 4 इससे नहीं मतलब ये देखना है। अच्छा ये तो हो गया। अब कोई संख्या अगर घात के रूप में लिखी गई है, गुणा के रूप में है और सभी संख्याओं का आधार तो समान है लेकिन घात अलग है, तब क्या करना, आधार को एक ही बार लिखना, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, आधार समान मतलब समान, और सभी घातों को आपस में प्लस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ m + n और यहाँ क्या किया गया, m + n + p + q किया गया। और मल्टीप्लाई में घात ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर होता है ज़्यादा आता है ना, इसलिए प्लस करेंगे, डिवाइड करने पर क्या करेंगे, डिवाइड के केस में माइनस करेंगे। अब यहाँ डिवाइड है, अगर दो संख्याएं आपस में डिवाइड की गई हैं और घात अलग अलग है लेकिन आधार समान है तब उनके घातों का माइनस हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड को अपान, स्लैश या रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? अगर संख्याएं आपस में गुणा की गई हैं और संख्याओं का आधार अलग है, घात समान है, तो उन आधार को आपस में गुणा करके घात को समान रूप से एक ही बार लिखेंगे। 3 होंगी तो ऐसे गुणा करके एक और पूरे की घात ये लिखते mn जो भी होगा ab की घात n। इसी तरह अगर हम डिवाइड में है तो कुछ नहीं करना भाई, डिवाइड लगा देना, उसमें क्या है, मल्टीप्लाई रहेगी तो आपस मल्टीप्लाई करके घात एक बार लिखना क्योंकि घात समान है। डिवाइड है तो डिवाइड में क्या करना, डिवाइड करके आपस में संख्या को घात एक बार लिखना, डिवाइड को अपान में लिखेंगे a/b की घात m, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, a की घात m इंटू b अपान में b की घात m। अच्छा, करड़ी के रूप में अगर हो उसके पहले कुछ ना लिखा हो तो समझ लो a की घात में 1/2 जाएगा, लेकिन अगर n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है तब 1/a की घात n जाएगा। अब जैसे यहाँ a की घात m तो अंदर वाले को नहीं छेड़ना है,
ए की घात m और करड़ी n गया 1/n में, आपस में गुणा किया गया, ए की घात m/n हुआ। इसी तरह ए की घात m/n, इतना समझ लो हर वाला हमेशा करड़ी में चला जाएगा। तो n करड़ी ए की घात m, जैसे 2 की घात 5/7 को अगर करड़ी में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, यहाँ 7 को 7 करड़ी में आ जाएगा, हर है 7 करड़ी 2 की घात 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इस पर क्वेश्चन है, देखिए ये आपकी पहली क्लास है और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप बताइएगा, मैसेज आप जो है इस पर मैसेज कर दीजिएगा। देखिए ये जो है 82 99 15 97 63 या जो है 81 12 71 75 80, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर देंगे, इसका बकायदा पीडीएफ मिल जाएगा बहुत अच्छे से। और कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है मैथ्स का तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये फर्स्ट क्लास डे 1 में मैंने कॉन्सेप्ट रखा है। डे 1 ये कौन सी क्लास है, अगर इसका नाम दोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लास है, यानी घातांक और सिद्धांत के सारे कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन के लिए आप परेशान मत हो, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, बस आपको दिमाग लगाना रहता है। क्वेश्चन जो है बहुत इजी पूछे जाते हैं, बस आपको दिमाग लगाना रहता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, अगर कोई कह दे रहा है 8 की घात 1/3, इसको सॉल्व करो, क्या कर नहीं पाओगे। अरे भैया 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 की घात में 1/3 हो गया। अब 2 3 बार लिखा है, यानी कि 2 की घात 3 कर दो, क्योंकि गुणा के रूप में है तो 1 1 1 3 हो गया। भाई जब कुछ घात नहीं होती तो 1 होती है ना, तो 2 की घात 3 की घात 1/3। अब घात के रूप में, घात के रूप सॉरी यार, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की घात 3, ओके, 2 की घात 3 गुणे 1/3, ये 3 चूंकि अंश और हर के रूप में है तो शहीद हो गया, 3 1 3 3 1 3, तो क्या आया 2 की घात 1। अब लगाओ किसी संख्या की अगर घात 1 होते तो उसका आंसर क्या होता है, सेम वही संख्या होता है, 2 होता है। बताइए कितना आसान है, बस समझने की देरी है। मैंने क्या बताया, अगर ये क्वेश्चन 8 की घात 1/3 है तो आप बताओ 8 आधार है, आधार को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ये लिख सकते हैं ना, कि घात 1/3। फिर 2 यहाँ देखिए 2 3 बार लिखी गई है और सबकी घात कुछ नहीं तो मतलब एक है, समान है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर 2 की घात 3 की घात 1/3, अब घात के ऊपर घात तो आपस में घातों का गुणा होगा, तो 2 की घात 3 गुणे 1/3। अब यहाँ 3 1 3 3 1 3, ये कैंसिल हो गया, तो 2 की घात 1 आया। और कभी भी घात 1 नहीं लिखी जाती है तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। क्लियर है, तो फर्स्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब डे 2 की क्लास में हम जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं सब कवर कर लेंगे। आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस या पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस पर इन दोनों में से किसी पर भी मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल कीप वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यूइंग, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक्स, थैंक यू सो मच।